नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। समस्त देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन उस संविधान के नाम है जिसने हमें अधिकार दिए और उस तिरंगे के नाम है जिसकी शान में आज पूरा देश नतमस्तक है। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे कर्तव्य पथ के शौर्य की, प्रयागराज के न्याय की और कांग्रेस के कलह की। साथ ही अंत में बात करेंगे देवभूमि के बड़े फैसले की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 77वां गणतंत्र दिवस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा, लेटर हुआ वायरल। हिंदू महासभा ने ताजमहल पर फहराया तिरंगा, गाया राष्ट्रगान। कुछ लोग नींद से उठते हैं, होश में नहीं आते, अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार। कर्तव्य पथ पर करीब 97 मिनट तक कार्यक्रम चला, 30 झांकियां निकली। सशक्त नारी शक्ति, स्किल्ड युवा उत्तर प्रदेश की पहचान, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलीपींस नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई, 316 लोगों को बचाया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी, आएगा प्रस्ताव। गणतंत्र दिवस पर टूटा सोने चांदी का भाव, 1,60,400 पर 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। कर्तव्य पथ पर दिखे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इस्तीफे के बाद पहली बार आए नजर। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज पूरा हिंदुस्तान गर्व से सराबोर है। आज उस संविधान का उत्सव है जिसने हमें एक सूत्र में पिरोया। आज कर्तव्य पथ पर दुनिया ने न्यू इंडिया की वो दहाड़ देखी जिससे दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं। 105 मिलीमीटर की लाइट फील्ड गन से जब 21 तोपों की सलामी गूंजी तो आसमान में भी भारत माता के जयकारों से थरथरा उठा। जी हां, 77वें गणतंत्र दिवस पर आज कर्तव्य पथ साक्षी बना ऑपरेशन सिंदूर की जीत के नायकों का, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का और अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने वाले जाबाज शुभांशु शुक्ला के सम्मान का। यूरोप से आए खास मेहमानों की मौजूदगी में आज भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी सामरिक शक्ति भी हैं। आपको बता दें, इस बार समारोह की कमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों में रही, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनी कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मौजूद रहे। इस वर्ष पूरे परेड वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों की थीम पर आधारित रही। परेड की शुरुआत उन हथियारों से हुई जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। पीआरडीओ की ये 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाल आकर्षण का केंद्र रही। ये स्थिर और चलते हुए लक्ष्यों को तबाह करने में सक्षम है। वही पहली बार भारतीय सेना ने असली युद्ध जैसे हालात का प्रदर्शन किया। ड्रोन, टैंक, तोप खाने के तालमेल ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से नवाजा। आईएसएस में 18 दिनों तक रिसर्च कर उन्होंने भारत के गगनयान मिशन की नींव रखी थी। वहीं भारतीय तट पर रक्षक दस्ते का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा ने किया, जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। परेड में 40 देशों के बौद्ध भिक्षुक विशेष अतिथि बनकर शामिल हुए। इतना ही नहीं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी पहाड़ियों में सैनिकों के जोश के साथ तिरंगा फहराया गया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ध्वजारोहण किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के 715 कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 18 को वीरता पदक मिला। उन्होंने संविधान को एक भारत श्रेष्ठ भारत की आत्मा बताया। साथ ही आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा ताजमहल के मुख्य मकबरे पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान करने की खबरें भी चर्चा का विषय बनी रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट संदेश दिया कि संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है और सशस्त्र बल इसके रक्षक हैं।
जाहिर है आज की ये परेड सिर्फ झांकियों का कारवां नहीं थी, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे की तस्वीर थी जो हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। गगनयान की तैयारी से लेकर सरहदों की रखवाली तक भारत आज अजय है। कर्तव्य पथ से उठे वंदे मातरम की ये गूंज अगले 1 साल तक हर भारतीय के दिल में जोश भरती रहेगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज से ठीक 21 साल पहले प्रयागराज की सड़कों पर जो मंजर दिखा था उसने लोकतंत्र के सीनों को छलनी कर दिया था। तारीख थी 25 जनवरी 2005 और इलाका था धूमनगंज। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा। बसपा विधायक राजू पाल को दौड़ा दौड़ा कर सरेआम भून दिया गया। खौफ का वो पर्याय अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ थे, जिन्हें लगता था कि उनका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज 21 साल बाद वक्त का पहिया घूमा है। आज उसी धूमनगंज की गलियों में इंसाफ की खुशबू है। आज जब राजू पाल की पत्नी पूजा पाल अपने पति की समाधि स्थल पर पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सीने में जीत का सुकून था। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक बाहुबली के पतन और महिला के अडिग संघर्ष की वो दास्तां है जिसे लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत को हिलाकर रख दिया। दरअसल बात 2005 की है। राजू पाल की शादी को अभी चंद दिन ही हुए थे कि अपराधियों ने उनके खून से प्रयागराज की सड़कों को लाल कर दिया। अतीक और अशरफ के गुर्गों ने कई किलोमीटर तक राजू पाल का पीछा किया, तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक कि उनकी सांसें थम ना गईं। प्रयागराज में उस वक्त अतीक का खौफ इतना था कि परिंदा भी पर ना मार पाता था। लेकिन उस अंधेरे दौर में एक अकेली महिला खड़ी हुई, पूजा पाल। समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करते हुए पूजा पाल भावुक हो गई। उन्होंने भरी आंखों से कहा, जिस बाहुबली से मैं लड़ रही थी उससे जीतना नामुमकिन जैसा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पूजा पाल ने साफ शब्दों में कहा कि इस लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय किसी और को जाता है। वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है। योगी जी की वजह से ही आज माफिया का अंत हुआ और मुझे न्याय मिला। मेरी जीत की असली वजह वही है। वहीं इस न्याय की लड़ाई ने पूजा पाल की राजनीतिक दिशा भी बदल दी है। समाजवादी पार्टी की विधायक रहने के दौरान उन्होंने जब विधानसभा के मानसून सत्र में खुलकर सीएम योगी की तारीफ की तो सपा ने उन्हें अनुशासनहीनता करार देते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन पूजा पाल डिगी रहीं। पाल बिरादरी की सशक्त आवाज ने साफ कर दिया कि उनके न्याय के लिए विचारधारा से बड़ा है। अतीक के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाली योगी सरकार के प्रति उनका झुकाव अब जग जाहिर है। हालांकि इंसाफ की राह आसान ना थी। राजू पाल का हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल भी पिछले साल बम और गोलियों के सरेआम हत्या कर दी गई। लेकिन वही घटना अतीक के साम्राज्य के अंत की आखिरी कील साबित हुई। आज ना अतीक बचा, ना अशरफ और ना ही उसका बेटा असद। कानून के लंबे हाथों और पुलिस की कार्रवाई ने उस अध्याय को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जिसे माफिया राज कहा जाता था। देखा जाए तो 21 साल लग गए, एक सुहाग उजड़ा, कई गवाहों की बलि चढ़ी, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। पूजा पाल ने आज साबित कर दिया कि सत्ता की घनक और बंदूकों का डर एक संकल्प के आगे फीका पड़ जाता है। प्रयागराज की गलियों में आज भले ही राजू पाल नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी की आंखों में चमक रहा न्याय उत्तर प्रदेश की बदलती कानून व्यवस्था की गवाही दे रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने शायद पूजा पाल जैसे हजारों पीड़ितों को वो हौसला दिया है कि अब कोई माफिया खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ पाएगा। ये कहानी है एक अंत की, एक ऐसे अंत की जिसकी शुरुआत 21 साल पहले एक निर्दोष की हत्या से हुई थी। खैर, खबरें अब तक में बढ़ते हैं इसी के साथ अगले मुद्दे की तरफ। क्या कांग्रेस के सबसे विद्वान और बेबाक चेहरे शशि थरूर को उन्हीं की पार्टी में किनारे किया जा रहा है? क्या कोची की एक महापंचायत ने केरल विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की एकजुटता की धज्जियां उड़ा दी हैं?
जी हां, सवाल बड़ा है क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरल फतेह की रणनीति बना रहे थे, उसी समय पार्टी के सबसे पोस्टर बॉय शशि थरूर वहां से नदारद थी। चर्चा है कि राहुल गांधी की एक अनदेखी ने थरूर के सब्र का बांध तोड़ दिया है। आज हम बात करेंगे उस अपमान की और उस खामोशी की जिसने केरल से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 19 जनवरी को कोची में आयोजित महापंचायत कार्यक्रम से। मंच पर केरल कांग्रेस के दिग्गजों का जमाड़ा था, मतलब बहुत सारे लोग मौजूद थे। राहुल गांधी माइक पर आए, उन्होंने नेताओं की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि उन्होंने अपने बगल में बैठे 4 बार के सांसद और CWC सदस्य शशि थरूर का नाम तक नहीं लिया। थरूर को बताया था कि उनके बाद सीधे राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर कई स्थानीय नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। वक्ताओं के क्रम और बैठने की व्यवस्था को लेकर थरूर के समर्थकों में भारी गुस्सा है। वहीं राहुल गांधी द्वारा नाम न लिए जाने को थरूर खेमे ने जानबूझकर किया गया अपमान करार दे दिया है। वहीं शुक्रवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल चुनाव पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई तो थरूर वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने केरल लिटरेचर फेस्टिवल का हवाला देकर छुट्टी ले ली। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आला कमान को दिया गया एक कड़ा संदेश है। केरल प्रभारी दीपा भले ही इस अनुशासन का नाम देकर डैमेज कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि थरूर ने दुर्व्यवहार को लेकर अपना विरोध शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दिया है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच शशि थरूर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने 2 टूक अंदाज में अपना पक्ष रखा। थरूर ने कहा उन्होंने कभी सांसद में पार्टी लाइन से हटकर बात नहीं की। इतना ही नहीं, पहलगांव हमले के बाद लिखे अपने कॉलम पर थरूर आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा सिद्धांतों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। उनका तर्क था कि भारत को पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी कैंपों को निशाना बनाना चाहिए, लंबी जंग के बजाय विकास पर ध्यान देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने भी उनकी राय से सहमति जताई थी, जो कांग्रेस के कुछ धड़ों को रास ना आई। आपको बताते चले केरल में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। एक तरफ वामपंथी किला है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती सक्रियता। ऐसे में थरूर की लोकप्रियता कांग्रेस के लिए संजीवनी है। केरल के कुछ स्थानीय नेता थरूर की स्टार पावर से असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें केवल स्टार प्रचारक तक सीमित रखना चाहते हैं। हालांकि थरूर की बेबाकी और स्वतंत्र विदेश नीति कई बार पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी है, लेकिन उनके बिना केरल की नैया पार लगाना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें कोई आपत्ति होगी तो वे सार्वजनिक मंच के बजाय पार्टी के भीतर बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी के भीतर उनकी आवाज सुनी जा रही है? राहुल गांधी की खामोशी और थरूर की दूरी क्या केरल चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ देगी? दीपा भले ही कहें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीति में जब धुआं उठता है तो आग कहीं ना कहीं जरूर लगी होती है। ऐसे में देखना होगा कि खड़गे और राहुल गांधी इस विद्वान योद्धा को कैसे मनाते हैं, या फिर ये खींचतान किसी नए राजनीतिक भूचाल की आहट है। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। हिमालय की चोटियों पर बसे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। देवभूमि की धार्मिक अस्मिता को लेकर एक ऐसा ऐलान हुआ है जो आने वाले दिनों में बड़ी बहस छेड़ सकता है। जी हां, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हेमंत द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि अब इन पावन धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसी लकीर है जो देवभूमि की परंपराओं की रक्षा के लिए खींची गई है। आपको बता दें, हेमंत द्विवेदी ने ऐलान कर दिया है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और BKTC के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए आगामी बोर्ड बैठक में औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केदारनाथ खंड से लेकर मानस खंड तक इन मंदिरों में हमेशा से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों के कार्यकाल में इन पवित्र परंपराओं का जमकर उल्लंघन हुआ, जिससे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि देवभूमि की मर्यादा और सनातनी परंपरा की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बीकेटीसी अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के शासक फैसलों की जमकर पीठ थपथपाई। हेमंत द्विवेदी ने प्रदेश भर में सरकारी जमीनों पर बनी अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई को उत्तराखंड की अस्मिता के लिए जरूरी भी बताया। उन्होंने यूसीसी लागू करने, देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने और अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने जैसे कदमों को जनता के भरोसे की जीत बताया। ऐसे में साफ है, उत्तराखंड में अब आस्था और नियम के बीच एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। हेमंत द्विवेदी का यह ऐलान जहां एक तरफ सनातनी प्रेमियों के बीच उत्साह भर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर कई सवाल भी उठ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कठोर छवि और बीकेटीसी के इस नए रुख ने यह साफ कर दिया है कि देवभूमि में अब परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने की कोई जगह नहीं है। क्या यह फैसला उत्तराखंड के पर्यटन और धार्मिक स्वरूप को एक नई दिशा देगा? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कि एक तरफ देश जहां अपनी सैन्य शक्ति और गणतंत्र का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर सियासत के गलियारों में खींचतान और न्याय की लंबी जंग की कहानियां भी साथ साथ चल रही हैं। चाहे वो प्रयागराज की सड़कों पर मिला 21 साल पुराना इंसाफ हो, केरल में कांग्रेस के भीतर सुलगती चिंगारी हो, या फिर उत्तराखंड की देवभूमि से आई परंपराओं की नई लकीर, हर खबर अपने आप में एक बड़ा बदलाव समेटे हुए है। फिलहाल जाते जाते एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।